जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़े थे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया था। जंतु ऊतक जो होता है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक शब्द किसने दिया था, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है। उसके बाद में हमने सबसे पहले पढ़ा था उपकला ऊतक के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में। और दूसरा जो प्रकार था हमारा संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ लिए थे उसमें से, हमने पढ़ लिए थे उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, और साथ में वसी ऊतक। आज हम पढ़ने वाले हैं हड्डियों के बारे में और रक्त के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम हड्डियों के बारे में। संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही इसका जो थर्ड पॉइंट था वो था हड्डियां या बोन्स। सबसे पहले बात आती है कि हड्डियों की कोशिका जो होती है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों की जो कोशिका होती है उसका नाम होता है ऑस्टियोसाइट कोशिका। हड्डियां जिस प्रकार की कोशिका से निर्मित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। ठीक है। जिस प्रकार से की कोशिकाओं से निर्मित होती है हड्डियां उन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट। अब कोशिका का जो हड्डियों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन, है ना। क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये आप कंकाल तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है वो क्या कार्य करती है। तो हमारे शरीर को आकार या आकृति प्रदान करने का कार्य किसका होता है, हड्डियों का होता है या कंकाल तंत्र का होता है। कंकाल किससे मिलकर बना होता है, हड्डियों से, उपास्थियों से और मांसपेशियों से। हम यहाँ केवल हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हड्डियों की जो कोशिका होती है, मतलब किस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है हड्डियां, उन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इसीलिए कोशिका हड्डियों का अध्ययन भी क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। कितनी हड्डियां होती है हमारे शरीर में, तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है या भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 300, लगभग 300 भ्रूणावस्था में। और वयस्क होने पर हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, वयस्कावस्था में हड्डियों की संख्या, वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या ये कितनी होती है, तो ये हो जाती है 206। मतलब कि कई सारी पतली पतली छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर कठोर हड्डियों में बदल जाती है। इसीलिए हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। अब बात आती है कि जो हड्डियां होती है किस प्रकार का के ऊतकों से मिलकर बनी होती है, तो ये संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। क्यों होती है संयोजी ऊतक से मिलकर, क्योंकि हमारे शरीर में ये सभी अंगों को आपस में जोड़ रही है। जैसे कि हड्डियों से ही क्या जुड़ी होती है, मांसपेशियां जोड़ने का वर्क कर रही है। ठीक है। और मांसपेशियों में ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं होती है। तो आपस में ये एक दूसरे को जोड़ ही रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं, हड्डियां संयोजी ऊतक कहलाते हैं। हड्डियां जो होती है, कार्य क्या होता है इनका, तो हड्डियों का जो कार्य होता है ये होता है मुलायम अंगों की सुरक्षा करना। मुलायम अंगों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, ये हड्डियों का कार्य होता है। अब हड्डियां जो होती है उसमें कुछ खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज होते हैं हड्डियों में, तो इनमें खनिज होते हैं, एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है दूसरा होता है फास्फोरस। फास्फोरस खनिज की बात आती है तो ये दो प्रकार के खनिज हड्डियों में पाए जाते हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फास्फोरस। कैल्शियम का कार्य क्या होता है, कैल्शियम जो होता है हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है, हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है। और जो फास्फोरस होता है ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है।
हड्डियों के निर्माण में सहायक क्या होता है? फास्फोरस। तो ये दो प्रकार के खनिज होते हैं जो हड्डियों में पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि हड्डियों की कोशिका कौन सी? ऑस्टियोसाइट। अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है। बच्चों में या भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300 या 306 भी आ सकता है ऑप्शन में। वयस्कावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 206। कार्य क्या होता है? मुलायम अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है। खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों में कठोरता प्रदान करता है, और फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। अब अगर कोई पूछे कि हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है? हड्डियों में प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सा होता है हड्डियों में? ओसिन प्रोटीन होता है। ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है हड्डियों में, तो आप क्या बताएंगे? कुछ मात्राएं होगी हो ना इनकी। तो इन दोनों की मात्रा होती है, दोनों को मिलाकर इनकी मात्रा होती है 68%, सॉरी 62%। 62%। और बाकी जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 38% इसमें प्रोटीन होता है। तो ये हड्डियों की सामान्य जानकारी थी। मैंने कल आपको हड्डी का स्ट्रक्चर भी बताया था। ये हड्डियों की सामान्य जानकारी हो गई। आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हड्डियों का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। 4 लेयर्स में बटी होती है आपकी हड्डियाँ। बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड होती है इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होती है। फर्स्ट लेयर तो ये हो गई, सेकेंड लेयर इसकी ये हो गई। ठीक है। थर्ड लेयर जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। फोर्थ लेयर बोन मेरो, इस तरीके से ये खोखला भाग होता है, और यहीं पर फॉर्मेशन होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। फर्स्ट लेयर जो होती है हड्डियों की या बोन्स की, उसको कहा जाता है पेरिएस्टियम। स्टियम ये जो होती है किस तरह की होती है? लचीली होती है। तो जो भी फ्रैक्चर वगैरह होते हैं इसी हड्डी में होते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने की संभावना किस में होती है? पेरिएस्टियम में होती है, क्योंकि ये लचीली होती है। दूसरी जो लेयर होती है उसका नाम होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या करती है? तो यहाँ पर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। थर्ड लेयर जो होती है उसका नाम है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम, एंडोस्टियम का वर्क क्या होता है? तो ये या किस स्टेट में होता है? तो ये अर्धद्रव की अवस्था में पाया जाता है। अर्धद्रव की अवस्था में पाया जाता है। और लास्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है बोन में, बोन, जिसे हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अस्थि मज्जा, ठीक है। और यहीं पर किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रक्त का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। अब रक्त का निर्माण होता है तो रक्त में कुछ कणिकाएं पाई जाती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा में ही पाया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ये हड्डियों के भाग है 4। पहला होता है पेरिएस्टियम, दूसरा होता है मैट्रिक्स, तीसरा होता है एंडोस्टियम, चौथा होता है बोन मेरो। पेरिएस्टियम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो वाली हड्डी लचीली होती है, इसीलिए जब फ्रैक्चर होता है तो वो हड्डी क्रेक हो जाती है, और फिर जब प्लास्टर इस पर चढ़ाया जाता है तो आपस में जुड़ भी जाती है।
मैट्रिक्स जो होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। एंडोस्ट्रियम जो होता है अर्धद्रव अवस्था में पाया जाता है पर, और बोन मैरो जो होता है यहीं पर रक्त का निर्माण होता है और रक्त में पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये सभी कहाँ निर्मित, अस्थि मज्जा में निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, साथ में रक्त क्या कार्य करता है, सॉरी रक्त नहीं, हड्डियां और क्या वर्क कर लेती हैं, क्या उनके क्या कार्य होते हैं, इतने ही कार्य होते हैं ना, सारे कार्य मैंने आपको बता दिए। अगर हड्डी वाला कोई टॉपिक आ जाता है तो आप बता सकते हैं। हाँ, एक बात और होती है कि जो हड्डियों से हड्डियां जब जुड़ती है ना, किस तरीके से, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ती, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप इन चीजों का। देखो, एक तो बोन इस तरीके से है, दूसरी बोन इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये है बोन फर्स्ट, ये है बोन सेकंड। तो इनके बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, इनके बीच में कुछ लिक्विड सा भरा होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, ये बहुत सारा लिक्विड भरा होता है यहाँ। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव या साइनोवियल लिक्विड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा, जिस प्रकार का जो जॉइंट होगा इन दोनों में इस तरीके से, तो ये जो जॉइंट होगा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लिगामेंट। लिगामेंट, हिंदी में इसको कहा जाता है स्नायु बंध, स्नायु बंध कहा जाता है। तो आपसे इससे भी क्वेश्चन आता है कि जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं या हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना, हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिगामेंट। ठीक है, हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना ही क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। ये जो लिक्विड होता है ना साइनोवियल लिक्विड, ये एक एज में खत्म होने लगता है या इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोगों के जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ आने लग जाती है या फिर चलने फिरने में दर्द होता है जॉइंट्स में। ठीक है, साइनोवियल लिक्विड, आम भाषा में हम बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पैरों का ग्रीस खत्म हो गया, तो खान पीन अच्छा करें आप लोग। तो इस तरीके से ये ग्रीस का ही वर्क करता है। क्या वर्क करता है, ये ग्रीस का ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये बोन हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ब्लड, 4th नंबर पे रक्त, ब्लड, इसी को कहा जाता है रुधिर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ब्लड, हड्डियों के बारे में यानी कि बॉन्स के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं रक्त के बारे में। जिस तरीके से हड्डियों की अलग अलग कोशिकाएं होती है, वैसे ही रक्त की भी अपनी एक कोशिकाएं होती हैं। तो रक्त की कोशिका को क्या कहा जाता है, रक्त की कोशिका को कहा जाता है हेमेटोसाइट। रक्त की जो कोशिका होती है उसे, उसका नाम क्या है, हेमेटो, गलत मात्रा लगा दी मैंने, हेमेटोसाइट। ठीक है, रक्त की जो कोशिका होती है उसे हेमेटोसाइट कहा जाता है, हेमेटोसाइट। और इसीलिए इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, जहां भी लॉजी शब्द आ जाए वो किसी का अध्ययन होता है पीछे की तरफ, और जहां भी साइट शब्द आ जाता है पीछे की तरफ वो उसकी कोशिका होती है। क्या है, हेमेटोलॉजी। ये रक्त का अध्ययन कहलाता है। अब रक्त जो होता है ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो रक्त में या रक्त के जो भाग होते हैं, या पहले हम रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे कुल
कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है रक्त? हमारे कुल वजन का 7% क्या होता है? हमारा रक्त होता है, 7%। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में 8% भी मिलेंगे, तो कुल वजन का 8 या 7% हमारा रक्त होता है। क्या होता है रक्त? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कई सारी एग्जामों में पूछा गया है ये कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है रक्त? एक तरल संयोजी ऊतक है ना। तरल क्यों है? पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है, इसीलिए तरल है, इसीलिए तो फ्लो हो रहा है। तरल है तभी तो फ्लो होगा, और सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है, इसीलिए तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? रक्त होता है हमारा। अब बात आती है कि रक्त की मात्रा कितनी होती है, या रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अभी मैंने आपको बताया था कि हड्डी के 4 भाग होते हैं, उनमें से जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो। वहीं पर क्या होता है? रक्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है? अस्थि मज्जा में। मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में रक्त की? तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। कभी कभी पुरुषों और महिलाओं के आधार पर भी पूछ लिया जाता है। तो पुरुष में इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, और महिला में इसकी मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। कम होता है थोड़ा महिलाओं में। तो ये हो गया रक्त के बारे में बेसिक सी जानकारी। कोशिका होती है हेमेटोसाइट, अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। उसके बाद में कुल वजन का 7 या 8% होता है हमारा रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। निर्माण क्या कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और कितनी मात्रा में पाया जाता है? 5 से 6 लीटर में पाया जाता है। पुरुष महिला के आधार पर अगर क्वेश्चन बन जाते हैं कि पुरुष के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो उसकी मात्रा भी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब अगर बात आती है कि रक्त का संग्रहण कहाँ होता है, रक्त का संग्रहण, रक्त का संग्रहण ये कहाँ होता है? तो रक्त का संग्रहण होता है प्लीहा में, प्लीहा, प्लीहा, इसको कहा जाता है स्प्लीन। यहीं पर रक्त का संग्रहण होता है, इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है प्लीहा को, कि यहीं पर आरबीसी जो होती है वो इकट्ठी होती है, या हम बोल सकते हैं कि रक्त जो होता है वो इकट्ठा होता है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु भी कहाँ होती है? इसकी मृत्यु भी हो जाती है प्लीहा में, प्लीहा या यकृत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए प्लीहा या प्लीहा को ही कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसी को कहा जाता है, प्लीहा को ही। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई किसके बारे में? रक्त के बारे में। थोड़ी सी और जानकारी निकाल लेते हैं, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कोशिका होती है इसकी हेमेटोसाइट, अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। हमारे कुल वजन का 7 से 8% होता है हमारा रक्त। रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा में। मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। पुरुष महिला के आधार पर पुरुषों में 5 से 6 और महिला में 4 से 5 लीटर। रक्त का संग्रहण कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। ठीक है, इसीलिए प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। और रक्त की मृत्यु भी कहाँ हो जाती है? प्लीहा में ही हो जाती है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि रक्त के भाग कितने होते हैं, या कितने टेम्परेचर पर रक्त को रखा जाता है। तो देखो, लेबोरेटरी में ब्लड बैंक होता है, हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक में या प्रयोगशाला में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर 40 दिनों तक ऑक्जिलेट मिलाकर रखा जाता है। ऑक्जिलेट मिलाकर रखा जा सकता है ना, रखा जा सकता है।
क्यों रखा जाता है ऐसा? क्योंकि ब्लड बैंक में ज़रूरी थोड़ी कि इधर आपने ब्लड डोनेट किया और वही ब्लड किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑक्जिलेट मिला दिया जाता है, ताकि उस ब्लड के नीचे क्लॉट ना बने। जैसे कि हम कुछ पानी वगैरह भी बॉटल में भर कर रखते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो नीचे तली में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती है। तो वही कंडीशन ब्लड में भी हो सकती है, इसीलिए ब्लड पूरा बॉटल में एक जैसा रहे, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में ब्लड जो होता है, रक्त, रक्त का कलर लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कैसे होता है हीमोग्लोबिन के कारण? तो देखिए, हीमोग्लोबिन जब हम लिखते हैं, हीमोग्लोबिन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है हिम, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये जो है, ये क्या है? ये एक आयरन है। ठीक है, आयरन, आयरन का सिंबल होता है एफ। ग्लोबुलिन जो है एक प्रोटीन है। आयरन जो होता है रेड कलर का होता है, लाल रंग का। प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलिन, ये भी लाल रंग का होगा। इसीलिए इन दोनों को ही मिलाकर क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बन जाता है और रक्त का रंग भी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 है, यानी कि दुर्बल क्षारीय होता है, ये दुर्बल क्षारीय। ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होती है वो तो आपको पता ही होगी। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। जिसकी भी वैल्यू 6.9 से लेकर 3 आ जाती है तो वो दुर्बल अम्ल होगा, और 0 से 3 आ गई तो वो प्रबल अम्ल होगा। लेकिन यहाँ 7.4 है तो ये क्षार वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो ये इस तरीके से रक्त के बारे में सारी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो रक्त का कार्य लिखते हैं अब हम। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। परिवहन करना इसका काम होता है। या आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज का परिवहन भी कौन करता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी परिवहन करता है रक्त। ठीक है, ग्लूकोज का भी परिवर्तन कौन करता है? रक्त ही करता है। आपकी बॉडी में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार के रक्त प्रवाहित होते रहते हैं। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से ही तो प्रवाहित होते हैं पूरे शरीर में, सारे अंगों में। लेकिन वो उसकी वाहिकाएं अलग अलग होती है। कि कौन सी होती है? धमनी होती है जो शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, शिरा होती है जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। तो और इसी रक्त में क्या घुला होता है? आपका ग्लूकोज घुला होता है। तो पूरी बॉडी में सारे मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह सारे पूरी तरीके से ब्लड के थ्रू ही इनका संचरण, क्या बोल सकते हैं, परिसंचरण होता है। ठीक है, परिसंचरण होता है या परिवहन होता है। तो ये रक्त का कार्य होता है। वैसे तो रक्त की बहुत सारी जानकारी है। रक्त के भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है द्रव के रूप में। क्या होता है द्रव के रूप में? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है प्लाज्मा? तो ये होता है 55%। 55% आपकी बॉडी में प्लाज्मा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा बताइए। दूसरा जो होता है कणों के रूप में होता है। कणों के रूप में, कणों के रूप में जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। ये कितने परसेंट होती है? ये होती है 45%। 45%। ठीक है। तो ये रक्त के भाग हो गए।
तो रक्त में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इसमें। वैसे तो ये उतक वाला टॉपिक था, पर उतक में ये भी इंक्लूड था, इसलिए मैंने सारी जानकारी बेसिक सी जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब रक्त के जो भाग होते हैं या आप पर्टिकुलर जो ब्लड वाला पोर्शन पढ़ते हो तो उसमें ये आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर उतक के हिसाब से ये इतना सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये। चलो, तो रक्त कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे कुछ ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, है ना। वो किस पर आधारित होते हैं, वो आधारित होते हैं घनत्व पर। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, घनत्व के आधार पर ऊतक। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं ढीले, जिनको लूज टिश्यू कहा जाता है, लूज टिश्यू, और लूज टिश्यू, ठीक है। क्या होते हैं, ढीले या लूज टिश्यू। दूसरे होते हैं घने, घने या गहरे, या इनको कहा जाता है डेंस टिश्यू, सॉरी, डेंस टिश्यू। डेंस टिश्यू होता है, ठीक है। एक होता है लूज टिश्यू और दूसरे होते हैं डेंस टिश्यू। ढीले टिश्यू जो होते हैं उनमें आता है एरियोलर, एरियोलर ऊतक। अब मैं जो आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, पूरा डिटेल दे रही हूँ टिश्यू का, तो इसके बाद में हम कुछ पेपर में हुए क्वेश्चन डालेंगे, उससे आपको मतलब उसमें अगर आप टिक लगाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। घने में कितना होता है, एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट को कहा जाता है स्नायु। दूसरा जो होता है इसमें लिगामेंट के बाद कंडरा, टेंडन, टेंडन या कंडरा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरियोलर, दूसरा होता है लिगामेंट या टेंडन। लिगामेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, दो हड्डियां आपस में जब जुड़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यकृत में, ये पाए जाते हैं यकृत में, यकृत यानी कि लीवर में होते हैं ये। उसके बाद में प्लीहा, प्लीहा और चमड़ी, चमड़ी में भी कौन से होते हैं, एरियोलर टिश्यू ही होते हैं। चमड़ी के नीचे यानी कि त्वचा के नीचे, आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन बिल्कुल ऊपर वाली जो चमड़ी होती है, इसके नीचे की जो अंग होते हैं वहां पर क्या होता है, एरियोलर होता है। ये इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है मुलायम अंग की सुरक्षा करना, मुलायम अंगों की सुरक्षा। मुलायम अंगों की सुरक्षा का कार्य किसका होता है, एरियोलर टिश्यू का होता है। किस प्रकार की कोशिकाएं होती है इसमें, तो इसमें जो कोशिका होती है वो होती है मस्ट सेल, कोशिका होती है इसमें मस्ट सेल। क्या करती है, हिस्टोन प्रोटीन जनरेट करती है। क्या होता है इसमें, हिस्टामिन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टामिन जो होता है एक पदार्थ होता है, उसका स्त्रावण करती है जो कि एलर्जी से संबंधित होता है। ये मस्ट सेल स्त्रावण करती है, स्त्रावण करती है हिस्टामिन का। हिस्टामिन किससे संबंधित है, एलर्जी से संबंधित है। कुछ लोगों को धूप वगैरह से एलर्जी होती है ना, और स्किन पर रेशे पड़ जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, हिस्टामिन पिगमेंट के कारण ऐसा हो जाता है ना। और वो कौन सिक्रेट करता है, मस्ट सेल। मस्ट सेल किस में होते हैं, एरियोलर ऊतक में। एरियोलर ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, आपकी जो ऊपर की त्वचा होती है उसके नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो किस प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, हिस्टामिन पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, जो किससे संबंधित होता है, एलर्जी से संबंधित होता है, ठीक है। लिगामेंट मैंने आपको बता दिया कि लिगामेंट क्या होता है, हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना। क्या होता है लिगामेंट, हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना, हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना, से
जुड़ना लिगामेंट कहलाता है। टेंडन क्या होता है? हड्डियों का मांसपेशियों से जुड़ना, हड्डियों का मांसपेशियों से जुड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। और अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है टेंडोलॉजी, टेंडोलॉजी। ठीक है, टेंडन या कंडरा, तो इसका अध्ययन अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाता है? टेंडोलॉजी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। हाँ, इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि हमने हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना बता दिया, लिगामेंट होता है, हड्डियों का मांसपेशियों से जुड़ना भी हमने बता दिया, टेंडोलॉजी होता है। तो आप यहाँ पर नोट डाल के एक चीज और लिख लीजिए। क्या होता है कि जब मांसपेशियां मांसपेशियों से जुड़ती है, मांसपेशियों का मांसपेशी से जुड़ना क्या कहलाता है? पेशिया कहलाता है, पेशिया या प्रावरणीय, प्रावरणीय कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी जानकारी थी जो शायद ही आपको होगी, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मिल चुकी है। ये कंप्लीट हो गया है आपका संयोजी ऊतक। अब हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक ना। लिगामेंट भी किस में आता है? संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही आता है, जोड़ने का कार्य करता है। गर्दन में भी होता है, मनुष्य की गर्दन में भी, उंगलियों में भी, और पैरों को आसानी से घुमाने में भी क्या होता है? कहाँ कहाँ होता है लिगामेंट? गर्दन में होता है, गर्दन, हाथ की उंगलियां, हाथ की उंगलियों में भी क्या होता है? लिगामेंट ही होता है। पैर को आप घुमाते हो तो उसमें भी क्या होता है? लिगामेंट ही होता है, जिसके कारण आप मूवमेंट करवा लेते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पेशी ऊतक, तीसरे नंबर पे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होता है मांसपेशियों से निर्मित है। मांसपेशियों के आसपास जो जिस प्रकार के ऊतक पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पेशी ऊतक कहलाता है। या हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है, या मोबिलिटी जो भी होती है वो किसके माध्यम से होती है? पेशियों के माध्यम से होती है ना। और पेशियों के निर्माण में सबसे पहले हम बात करते हैं पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। ठीक है। मांसपेशियों का निर्माण में सहायक खनिज, निर्माण में सहायक खनिज क्या होता है? खनिज होता है मैग्नीशियम। ठीक है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। प्रोटीन कौन से पाए जाते हैं मांसपेशियों में? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन, ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं, मायोसिन, जिस जो कि पेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। इसमें मांसपेशियों का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? मांसपेशियों का रंग, मांसपेशियों का रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन, ग्लोबुलिन के कारण होता है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग रेड कलर का या ऐसा डार्क कलर का होता है ना, डार्क रेडिश कलर का होता है। अब जो मांसपेशियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ होती है रेखीय, कुछ होती है अरेखीय, और कुछ होती है हृदय वाली। जो रेखित होती है या हम बोल सकते हैं कि ऐच्छिक जो होती है वो कौन कौन सी होती है? ऐसी मांसपेशी जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा फिरा सकते हैं वो क्या कहलाती है? ऐच्छिक या रेखित। ठीक है। मांसपेशियों के प्रकार, मांसपेशी के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की।
एक होती है रेखित, रेखित को ही क्या कहा जाता है, ऐच्छिक। दूसरी होती है अरेखित, अरेखित को ही क्या कहा जाता है, अनैच्छिक। तीसरी होती है हृदय वाली, हृदय वाली है ना, कार्डियक, हृदय वाली पेशी, हृदय वाली पेशी। तो ये तीन प्रकार की मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय वाली मांसपेशी। ऐच्छिक हड्डी मांसपेशी वो होती है जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें हो सकते हैं आपके हाथ, पैर, गर्दन, ये क्या होती है, ये ऐच्छिक ही होती है। उदाहरण के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, उदाहरण के लिए आप यहाँ लिखोगे हाथ, पैर, गर्दन, कमर, कमर है ना, बाहों, बाहों की मांसपेशी, ये सब आप अपनी इच्छा के अनुसार हिलाते हो है ना। आपका मन पड़ा तो आपने ऐसे हाथ हिला लिया, आपका मन पड़ा तो पैर हिला लिया, आपका मन हुआ तो आपने से गर्दन हिला ली, कमर हिला ली, तो ये सब अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो आप। तो ये क्या कहलाती है, रेखित या ऐच्छिक मांसपेशी। अब अरेखित या अनैच्छिक में क्या आती है, जो अपने आप होती रहती है। जैसे कि आपकी आंखों की जो पलकें होती है वो अपने आप झपकती है, वो क्या हो गई, अनैच्छिक। आंखों की पलकें, आंखों की पलकें, ये किस में आएगी, अनैच्छिक में आएगी, ठीक है। ये अपने आप ही झपकती है। उसके बाद में इसे क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। उसके बाद में वृषण और मूत्राशय, वृषण और मूत्राशय में पाई जाने वाली मांसपेशी वो किस प्रकार की होती है, अरेखित या अनैच्छिक होती है, ठीक है। उसके बाद में जो रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिनियों में भी किस प्रकार की होती है, अनैच्छिक ही मांसपेशी होती है। रक्त अपने हिसाब से बहता रहता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, अनैच्छिक रक्त वाहिनियां, ये भी क्या होती है, अनैच्छिक टाइप की। हृदय वाली जो हृदय में पाई जाती है, तो आपका हृदय, हृदय ही आएगा इसमें, हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशी, हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशी, ये क्या होती है, हृदय वाली मांसपेशी होती है, ठीक है। पेशी ऊतक, पेशी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। निर्माण में सहायक खनिज कौन से होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। और प्रोटीन कौन सी होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। मांसपेशियों का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। मूवमेंट जो होता है वो किसके कारण होता है, सल्फर के कारण होता है। जो आपकी मांसपेशियां गति करती है वो किसके माध्यम से करती है, तो वो करती है किसके माध्यम से, सल्फर के माध्यम से। अगर मांसपेशियों में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और ये लैक्टिक एसिड अगर जम जाता है हड्डियों में, तो क्या हो जाता है, जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद में मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और क्या होती है, हृदय वाली। रेखित जो होती है वो ऐच्छिक भी कहा जाता है उसको, ऐच्छिक है ना। अरेखित को अनैच्छिक भी कहा जाता है, और हृदय वाली पेशी जो हृदय में पाई जाती है उसे हृदय वाली पेशी कहा जाता है। अब बात आती है तंत्रिकीय ऊतक की, हाथ पैर जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हो, वो रेखित या ऐच्छिक मांसपेशी में आएगी। अरेखित में जो अपने आप हिलती है, जैसे कि आइरिस वगैरह हो गई, आंखों की पलकें वगैरह हो गई, अपने आप मूवमेंट होता है इसमें। वृषण, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां जो हो गई, ये सभी क्या है, अनैच्छिक टाइप की है। हृदय वाली जो हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशी होती है उन्हें हृदय वाली मांसपेशी कहते हैं। अब हम लिखेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक चौथे नंबर पे क्या है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक वो ऊतक होते हैं जो बहुत सारी तंत्रिकीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो तंत्रिकीय ऊतक में सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है, कोशिका। तंत्रिकीय ऊतक में जो कोशिका होती है उनका नाम है न्यूरॉन, न्यूरॉन, या इसे हम कहेंगे नर्व कोशिका,
ठीक है, क्या कहेंगे हम? नर्व कोशिका कहेंगे। अब तंत्रिका ऊतक जो होते हैं बहुत सारी नर्व कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनाते, तंत्रिका ऊतक बना लेते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं, इनका उदाहरण क्या लिखोगे आप? मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, इन जगहों पर क्या पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। न्यूरॉन में जो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि एक्सॉन हो गया, डेंड्रॉइड्स हो गया। डेंड्रॉइड्स क्या करता है? वो सिग्नल का वर्क करता है, सिग्नल को कैच करने का वर्क होता है। उसके बाद में साइनेप्स होता है इसमें, है ना, तो ये दूसरे न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने के काम करते हैं। बहुत सारे इसमें अंग होते हैं। एक ही तंत्रिका, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका शरीर की, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? वो न्यूरॉन ही होती है। क्या होती है? न्यूरॉन, न्यूरॉन ही होती है। एक तंत्र की तरह हमारे शरीर में पूरे फैली होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो ये हमने तंत्रिका तक पढ़ लिए, पेशियों तक पढ़ लिए, संयोजियों तक पढ़ लिए और उपकलाओं तक पढ़ लिए। अब उतक में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है तो हम आपको बहुत ही जल्द पेपर में आए हुए क्वेश्चन की वीडियो डाल देंगे ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो भी डाउट होगा उससे और क्लियर हो जाएगा। आप फिर डाउट के क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसी के बाद में। तो आप बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिलती रहे और सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।